नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। ये नारा उत्तर प्रदेश के गांवों गलियों में दशकों तक गूंजता रहा और जिसके नाम पर यह नारा लगता रहा, आज सुबह वो हमेशा के लिए शांत हो गया, चुप हो गया। मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है। उनको धरती पुत्र कहा जाता था। उनको उनके करीबी लोग और उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के समर्थक नेताजी के नाम से बुलाते थे। मुलायम सिंह यादव सेल्फ मेड मैन थे। वो किसी परिवार के नहीं थे जिससे उनको पारिवारिक विरासत में राजनीति मिली हो। गांव-गांव घूमकर, साइकिल से पैदल घूमकर उन्होंने अपना जनाधार तैयार किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य थे। उनके प्रभाव में आकर राजनीति में आए। चौधरी चरण सिंह ने उनको आगे बढ़ाया। चौधरी चरण सिंह ने बहुत ही कम उम्र में, मुलायम सिंह की कम उम्र में पहचान लिया था कि इस व्यक्ति में नेतृत्व के गुण हैं। तो उन्होंने अपने सबसे करीबी चौधरी राजेंद्र सिंह, जो उनके सजातीय थे, उनको हटाकर उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था मुलायम सिंह यादव को। और मुलायम सिंह यादव ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। लेकिन मुलायम सिंह यादव की और कई खूबियाँ थीं। आज उनके निधन पर जो उनके जीवन का जो नकारात्मक पक्ष है उसकी बात नहीं करूँगा। हमारे यहाँ हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, जिस तरह की परंपरा है, उसमें ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के जाने के बाद उसकी बुराई, उसके खिलाफ बोलना, जो कि आम धारणा है कि किसी की तारीफ़ जो है वो पीठ पीछे करनी चाहिए और आलोचना उसके सामने करनी चाहिए। और जब वो सामने नहीं है तो आलोचना का कोई औचित्य बनता नहीं, कम से कम इस अवसर पर तो नहीं ही बनता है। तो इसलिए आज मैं बात करूंगा कि मुलायम सिंह में, देखिए, हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। आप कैसे उसको देखते हैं, आप कहाँ पर खड़े होकर उसको देख रहे हैं, इससे तय होता है कि आप उसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा देख रहे हैं या बुराइयाँ ज़्यादा देख रहे हैं। तो आज का दिन मुलायम सिंह यादव के जो गुण हैं उनकी बात करेंगे। तो मुलायम सिंह यादव का मेरी नज़र में सबसे बड़ा गुण अगर कोई था तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, परस्पर संवाद। किसी और क्षेत्रीय नेता में मुझे ये दिखाई नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव भले ही उनसे ज़्यादा लंबे समय तक सत्ता में रहे हों, भले ही आज बिहार की राजनीति में जितना बड़ा कद लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी का जितना बड़ा जनाधार है, उतना बड़ा समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव का ना रह गया हो। भले ही अपने पूरे जीवन काल में, अपने राजनीतिक जीवन काल में, अपनी पार्टी बनाने के बाद 92 में उन्होंने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई। उसके बाद सिर्फ एक बार पूर्ण बहुमत मिला, 2012 में मिला। उसके अलावा कभी वो पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सके। भले ही उनकी सरकार जो है कभी अपना कार्यकाल पूरा न कर पाई हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क जो है, एक नहीं है तो कई फ़र्क, शुरुआत एक से करते हैं। पहला फ़र्क ये कि दोनों जातिवाद की राजनीति करते थे। दोनों की राजनीति का आधार जातिवाद था और संप्रदायवाद भी। यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन दोनों का जनाधार था। लेकिन मुलायम सिंह यादव व्यक्तिगत रूप से जातिवादी नहीं थे। अपनी जाति के लोगों को बढ़ाना एक चीज़ होती है और वो हर नेता करता है, कम या ज़्यादा मात्रा में, किसी पार्टी का हो, क्षेत्रीय दल का हो या राष्ट्रीय दल का हो। लेकिन मुलायम सिंह निजी व्यवहार में कभी जातिवादी नहीं थे। तो इसलिए जो है उनका संवाद, उनकी बातचीत किसी वर्ग से कभी टूटी नहीं, खत्म नहीं हुई, चाहे उनका राजनीतिक समर्थक हो, चाहे घोर विरोधी हो। और ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनके संघ के पदाधिकारियों से जैसे संबंध थे, संवाद था, संपर्क था, उस तरह का किसी और नेता का क्षेत्रीय दलों में या राष्ट्रीय दलों में भी, एकमात्र राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी है, उसकी बात कर लें, उस तरह का संवाद नहीं रहा। और दोनों सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के, आप कह लीजिए, विरोधी नहीं, एक दुश्मन जैसे थे। अयोध्या आंदोलन को ताकत देने में मुलायम सिंह यादव की बड़ी भूमिका थी। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, हो सकता है आप सहमत भी ना हो।
अगर अयोध्या आंदोलन का इतनी निर्दयता से, निर्ममता से दमन न किया होता मुलायम सिंह यादव ने, तो उस आंदोलन की इतनी बड़ी स्वीकारोक्ति न बनी होती शायद। जो उन्होंने गोली चलवाई 1990 में, उसने एक आधार तैयार कर दिया जो 1992 में हुआ, उसका एक जस्टिफिकेशन तैयार कर दिया, क्योंकि निहत्थों पर गोली चलवाकर 1992 में उन्होंने अपना वोट बैंक तो मजबूत किया ही, उसके साथ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी मजबूत किया। अब जो घटना बीत जाती है उसके बारे में ये कहना कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, ये थोड़ा मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। लेकिन अगर 1990 अक्टूबर 1990 में कारसेवकों पर गोली न चली होती और निहत्थे लोग न मारे गए होते, कारसेवकों के अयोध्या पहुंचने के खिलाफ इतना बड़ा दमन चक्र न चलाया होता मुलायम सिंह यादव ने, तो 1991 में शायद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार न बन पाती। तो उसमें योगदान मुलायम सिंह का भी था। और संघ के नेताओं से उनकी बातचीत, आखिरी बातचीत जो विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े नेता अशोक सिंघल के साथ और दूसरे नेताओं के साथ हुई 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले। इसके अलावा मुलायम सिंह एक बड़ी राजनीतिक विरासत छोड़कर गए, वो विरासत नहीं जिसके हकदार अखिलेश यादव बने हैं। मैं उस विरासत की बात कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने अपने जीवन काल में गैर सवर्ण नेताओं को ग्रूम किया, पिछड़ा वर्ग के, अलग अलग वर्ग के लोगों, जातियों के नेताओं को आगे बढ़ाया, यादव नेताओं को भी बढ़ाया। लेकिन ये सब करते हुए उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा कि किसी का कद इतना बड़ा न होने पाए कि उनके लिए चुनौती बन जाए, या उनके मन में रहा होगा कि उनके लिए नहीं, उनके बाद उनके बेटे के लिए भी चुनौती बन सके, इतना बड़ा कद किसी का नहीं होना चाहिए। इसलिए चाहे उनके सबसे करीबी दर्शन सिंह यादव हों या फिर उनके विरोधी उस तरह से नहीं थे लेकिन जिनको वो पसंद नहीं करते थे, राम नरेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 1977 में जनता पार्टी की सरकार के, कभी राम नरेश यादव को उन्होंने पसंद नहीं किया। राम नरेश यादव को मजबूर होकर इस खेमे से निकलकर कांग्रेस में जाना पड़ा, और दर्शन सिंह यादव को कभी एक सीमा के बाद उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। इस तरह के उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में तमाम मिल जाएंगे कि उन्होंने कैसे नेताओं को बढ़ाया। उसके अलावा सवर्णों में भी उन्होंने अलग अलग जाति के नेताओं को बढ़ाने की, उनको आगे लाने की कोशिश की। ये अलग है कि उनकी संख्या बहुत सीमित है। और मैंने अयोध्या आंदोलन की बात की तो ये भी याद रखना चाहिए, शायद इसी का असर था या भारतीय जनता पार्टी की क्या राजनीति थी, मुझे तो कभी समझ में नहीं आई, जो उसने 2003 में किया जब केंद्र में उसकी सरकार थी। 2003 में भाजपा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी, साझा सरकार, और उस सरकार को बीजेपी ने गिराया और उसके बाद सरकार बनवाई मुलायम सिंह यादव की। क्यों बनवाई? उस सरकार के बनवाने में दो लोगों की प्रमुख भूमिका थी, मुलायम सिंह यादव की ओर से अमर सिंह और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रमोद महाजन। सरकार ही नहीं बनवाई, उस समय उस विधानसभा में जब बसपा और भाजपा की सरकार चल रही थी तो केसरी नाथ त्रिपाठी जो बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने, वो स्पीकर थे, विधानसभा अध्यक्ष थे। अगले 1 साल तक मुलायम सिंह यादव की सरकार के रहते हुए भी वो स्पीकर बने रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी में जो तोड़फोड़ कराई मुलायम सिंह यादव ने, उसको लेजिटिमाइज करने का काम किया और ऐसा केस बनाया कि सुप्रीम कोर्ट तक वो केस जो है वो वहाँ से भी उसको मान्यता मिली, उनके फैसले को सही ठहराया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में जो काम किया उसका कोई प्रतिफल जो है मुलायम सिंह यादव ने 2004 लोकसभा चुनाव में नहीं दिया, बल्कि उल्टा किया। उन्होंने जो प्रतीक थे हिंदुत्व के की 2 सीटें, अयोध्या यानी समय फैज़ाबाद नाम था, फैज़ाबाद और इलाहाबाद से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को और फैज़ाबाद से विनय कटियार को हरवाने का काम किया। लोकसभा में उनकी 35 सीटें आई। उनकी 35 सीटें ही सबसे बड़ी बाधा बनी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार न बनने का। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फिर से आई होती अगर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी को बुरी तरह से
हराया न होता। बीजेपी की केवल 10 सीटें आई थी और 2004 में लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो कांग्रेस को 145 और बीजेपी को 135 सीटें मिली थी। सिर्फ 7 सीटों का अंतर था। इससे आप उत्तर प्रदेश के नतीजे का क्या प्रभाव था इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने हमेशा ज़मीन की राजनीति की। जो दोस्त है वो अच्छा है या बुरा है इससे उनको कोई मतलब नहीं रहा कभी। जो दोस्त है उसकी मदद करना है, उसके साथ रहना है। और उनकी नज़र में राजनीतिक विरोधी कभी दुश्मन का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाया। आप चाहे जितने बड़े उनके राजनीतिक विरोधी हैं, उनके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। वो आपसे बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मुलायम सिंह यादव ने 60 के दशक में अपनी युवावस्था में एक नामी पहलवान को इटावा के मात दे दी थी, चित कर दिया था। तब से उनका कुश्ती के क्षेत्र में नाम हो गया। उनका बड़ा मशहूर दाव था चरखा दाव, जो राजनीति में भी लोग कहते थे कि वो चरखा दाव का इस्तेमाल करते हैं। कभी वो अंदाज़ा नहीं लगने देते थे कि उनका अगला कदम क्या होगा। 1990 में जब रथ यात्रा के दौरान गिरफ्तारी हो गई लालकृष्ण आडवाणी की बिहार में और भाजपा ने समर्थन वीपी सिंह की सरकार से ले लिया, तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार गिरने की नौबत आ गई। तो उस समय कांग्रेस पार्टी के समर्थन से मुलायम सिंह की सरकार बच सकती थी, चल सकती थी। राजीव गांधी ने सीताराम केसरी को लखनऊ भेजा ये पता करने के लिए, लोगों से बात करके, कि क्या समर्थन देना चाहिए मुलायम सिंह यादव को। वो 2 दिन घूम कर गए और लौटकर उन्होंने रिपोर्ट दी कि समर्थन देने में कोई हर्ज नहीं है, समर्थन देने से फ़ायदा होगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव डॉक्टर लोहिया के शिष्य थे। इस मामले में उन्होंने डॉक्टर लोहिया की राजनीति का अनुसरण किया, गैर कांग्रेसवाद। ये मुख्य आधार बन गया था डॉक्टर लोहिया की राजनीति का आज़ादी के बाद, जब वो कांग्रेस से निकले और अलग पार्टी बनाई तब से। तो गैर कांग्रेसवाद यानी कांग्रेस का साथ नहीं लेना है, इसको उन्होंने अपने पूरे जीवन निभाया। बाकी उनके साथी समाजवादी साथी नहीं निभा पाए। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति से कभी समझौता नहीं किया। राजीव गांधी ने खबर दे दी कि हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, राज्यपाल को बता दिया। लेकिन मुलायम सिंह यादव दिल्ली से आए बात करके और सुबह 5 बजे उठे और सीधे राजभवन गए और वहाँ जाकर राज्यपाल को इस्तीफा दिया और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं चलाई। तो ये मुलायम सिंह यादव थे। दूसरा उदाहरण है 1999 का। आपको याद होगा जब सोनिया गांधी 272 सांसदों की सूची लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं, तो उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि हमारे पास 272 सांसदों का समर्थन है। राष्ट्रपति ने 2 दिन का समय दिया साबित करने के लिए, और वो राष्ट्रपति भवन से बाहर निकली और मुलायम सिंह यादव इधर बातचीत कर रहे थे लालकृष्ण आडवाणी से। मुलायम सिंह यादव और अर्जुन सिंह की बातचीत हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि मुलायम सिंह कांग्रेस का समर्थन करेंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस का समर्थन या लेना या देना दोनों कभी रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने कभी न लिया और न दिया। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से एक वादा लिया कि अगर हम कांग्रेस से समर्थन वापस लेते हैं या कांग्रेस को समर्थन नहीं देते हैं, तो उस हालत में आप फिर से सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे इस लोकसभा में, आप मध्यावधि चुनाव कराएंगे। लालकृष्ण आडवाणी इसके लिए तैयार हो गए और मुलायम सिंह ने, सोनिया गांधी बाहर निकली राष्ट्रपति भवन से, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई, उसके बाद उन्होंने बयान दे दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। वो पहला प्रयास था जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने को मुलायम सिंह यादव ने चकनाचूर कर दिया। तो वो कांग्रेस का समर्थन उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनकी इस भीष्म प्रतिज्ञा को उनके बेटे ने तोड़ दिया। जो जिस मुलायम का जलवा कायम था, उस मुलायम का जलवा कोई और नहीं ख़त्म कर पाया, उनके विरोधी नहीं ख़त्म कर पाए, उनके बेटे ने ही ख़त्म किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने गठबंधन किया कांग्रेस पार्टी के साथ। मुलायम सिंह यादव इसके खिलाफ थे, उनका कहना था इसका नुकसान होगा, और वो हुआ। लेकिन अखिलेश यादव को वो बात समझ में नहीं आई। अखिलेश यादव ने फिर 2019 में समझौता किया बहुजन समाज पार्टी से। उस समय भी मुलायम सिंह यादव खिलाफ थे।
और कहा नुकसान होगा, फिर नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर मुलायम सिंह यादव ने अपनी जो विरासत खड़ी की थी, चाहे अलग अलग जातियों से, वर्गों से नेतृत्व खड़ा करने की, या अपनी राजनीति की एक शैली जो विकसित की थी, उसको उन्होंने अपने जीवन काल में ही खत्म होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि 2017 जनवरी में सम्मेलन बुलाकर उनके बेटे ने उनको ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। जो मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर जैसे नेता को, जिनका बड़ा सम्मान करते थे, उनके साथ नहीं रह पाए क्योंकि उस पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर थे, अलग पार्टी बनाई अपनी। उन्होंने देखा कि उनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, उन्हें हटाकर। वो बेटा जिसको उन्होंने पहली बार जीवन में, अपनी पार्टी के राजनीतिक जीवन में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी। उन्होंने कहा भी एक बार कि कोई ऐसा नेता नहीं है देश में जिसने अपने जीवित रहते अपने बेटे को गद्दी सौंप दी है, लेकिन मैंने ऐसा किया। आगे की बात वो नहीं कह पाए, अपने बेटे के खिलाफ क्या बोलते और क्यों बोलते, क्योंकि अगर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल होती तो वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री न बनाते। अब आप कह सकते हैं कि ये काम तो लालू प्रसाद यादव ने भी किया, तेजस्वी को जो है गद्दी सौंप दी। नहीं, लालू प्रसाद यादव अभी 2 दिन पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। वो अगर किसी पद पर नहीं है तो उसकी वजह कानूनी है। उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग चुका है, तो वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते और कोई पद भी नहीं ले सकते, सरकारी पद। तो इसलिए जो है उनके सामने और कोई रास्ता नहीं था तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाने का। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति के शिखर पर जब सबसे अच्छा प्रदर्शन किया उनकी पार्टी ने, तब सत्ता बेटे को सौंपी। तो मुलायम सिंह यादव जैसा यारबाज, जो दोस्तों का दोस्त हो, जो अपने राजनीतिक विरोधी को भी अपना दोस्त माने और हर समय बातचीत के लिए तैयार रहे, ये मुलायम सिंह ही थे जो ये बोल सकते थे संसद में खड़े होकर 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले कि मैं चाहता हूं कि 2019 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश के फिर से। उनके विरोधी, घोर विरोधी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे, मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं, पार्टी की बात कर रहा हूं। इसके बावजूद ये संसद में, ये किसी बंद कमरे की बातचीत में नहीं कहा, संसद में खड़े होकर कहा। पूरा विपक्ष भौचक्का होकर देख रहा था कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव पर कोई फर्क नहीं था। उनको लग रहा था कि ये ऐसा होना, अगर ऐसा होता है तो ये देश के हित में है। तो इसलिए आखिरी बात कह रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव परिवारवाद की राजनीति की उन्होंने, जातिवाद की राजनीति की उन्होंने, भ्रष्टाचार को पाला पोसा और कभी गलत नहीं माना। लेकिन मुलायम सिंह के अंदर जो राष्ट्रवादी था, उसने राष्ट्रवाद से कभी समझौता नहीं किया। उनका जो संघ से नाता था वो भी इस कारण से था। डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए जो कुछ किया उन्होंने, चीन के प्रति उनका जो रवैया था, और जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आया, राष्ट्रीय हित का मामला आया, उससे कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे उससे उनको राजनीतिक नुकसान हो रहा हो या फ़ायदा हो रहा हो, ये नहीं देखा। तो मुलायम सिंह की जब बात करेंगे तो वो अपनी तरह के अकेले नेता हैं, क्षेत्रीय दलों की बात कर रहा हूँ, वो अपनी तरह के अकेले नेता हैं जिनमें इतनी तरह की खूबियाँ थी तमाम खामियों के बावजूद। सबसे बड़ी खूबी जो डेमोक्रेसी में होनी चाहिए कि गांव-गांव में आप कार्यकर्ताओं को नाम से, चेहरे से पहचानते हों। मुलायम सिंह यादव 500 लोगों की, 1000 लोगों की भीड़ में एक एक आदमी का नाम भी लेकर बोल सकते थे, ये फलां है, ये फलां है, ये इस घर के हैं। ये गुण धीरे धीरे आज के नेताओं में खत्म होता जा रहा है, क्योंकि संपर्क नहीं है, क्योंकि जाते नहीं नीचे। वो तो सत्ता में हों तो भी, और सत्ता से बाहर चले जाएं तो और ज़्यादा उनके दौरे शुरू हो जाते थे। गांव, जिला, कस्बा, शहर, ब्लॉक लगातार जो है दौरे करते रहते थे, और उसी की वजह है इतने लंबे समय तक राजनीति में अपने दमखम पर कायम रहे। मुलायम का जलवा भले ही उनके अपने लोगों ने कायम न रहने दिया हो, लेकिन मुलायम का नाम
धर्मनिरपेक्षता की राजनीति में ज़रूर कायम रहेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश का 17-18% मुसलमान किसी मुसलमान को नहीं, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानता था। ये क्षमता उत्तर प्रदेश के और किसी नेता में नहीं थी। उनके समकालीनों में कोई इतना बड़ा मुसलमानों का नेता नहीं बन पाया उत्तर प्रदेश में जितने बड़े मुलायम सिंह यादव थे। इसलिए मुलायम सिंह यादव में जब कमियां देखने की, उनकी गलतियां निकालने की कोशिश करें, उनकी खामियां खोजने की कोशिश करें, तो ज़रूर देखना चाहिए कि उनमें खूबियां क्या थीं, गुण क्या थे। और आखिरी बात, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसा माहौल बना था, उस माहौल को शांत करने में, उसकी कटुता को, उस विषाक्त माहौल को ठीक करने में मुलायम सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई। वो लालू प्रसाद यादव नहीं कर पाए। बिहार में उस तरह का माहौल नहीं बना पाए। उत्तर प्रदेश में उस तरह का माहौल कभी नहीं बना जैसा बिहार में था मंडल को लेकर। और मुलायम सिंह ऐसा कर पाए तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी उनकी संवाद की कला, परस्पर संवाद का उनका जो गुण था, उसने ऐसा नहीं होने दिया। और किसी के प्रति मन में कटुता न होना, बदले की भावना उस तरह से न होना, उसकी वजह से ऐसा हो पाया। आप हमारे वैचारिक विरोधी हैं इसलिए हमारे दुश्मन हैं, ये राजनीति मुलायम सिंह यादव की कभी नहीं रही। तो ऐसे मुलायम सिंह यादव को मेरी श्रद्धांजलि है, क्योंकि ऐसे नेता रोज़ रोज़ नहीं पैदा होते। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।